हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में शो करना चाहते हैं या उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टी शो करना चाहते हैं, तो उनकी इन प्रॉपर्टी को हम इन प्रोजेक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा फ्लाइंग वेव्स, दूसरा है न्यूमन प्रोजेक्शन, तीसरा है सोहर्स प्रोजेक्शन और लास्ट वाला है फिशर प्रोजेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं फ्लाइंग वेज की। इसमें हम पहले बात करते हैं कि जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन होता है वो होता है 2D डायमेंशनल। अगर इस 2D डायमेंशनल को हमें 3D में कन्वर्ट करना हो या 3D में शो करना हो तो हम इसको बोलते हैं कि इसको फ्लाइंग वेज। इसके अंदर हमारे पास दो लाइन कैसी होती हैं, सॉलिड लाइन होंगी जो इस टाइप से है, ये वाली। तो ये इनको बोलते हैं हम सॉलिड लाइन, या बोल सकते हैं इन द प्लेन। एक लाइन होती है कैसी, ये वाली डैश लाइन होगी इसमें, जिसे बोल सकते हैं हम इनर साइड या बोल सकते हैं बिलो द प्लेन, यानी कि जो पेज के इनर साइड पर जो हाइड्रोजन एटम होगा उसको हम डैश लाइन से शो करते हैं, और जो हाइड्रोजन पेज के अबव साइड प्रेजेंस होगा या प्लेन के अबव साइड प्रेजेंस होगा उसको हम शो करते हैं इस वेज लाइन से, जो होता है आउटसाइड या अबव द प्लेन। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हमें 3D में शो करना हो तो इस टाइप से, यानी कि फ्लाइंग वेज के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं, जिसमें दो लाइन कैसी होंगी, सॉलिड लाइन जो हमारे कैसे होंगे इन द प्लेन, एक लाइन होगी डैश लाइन जो होगी इनसाइड द प्लेन यानी कि बिलो द प्लेन, जो पेज के इनर साइड होगी, और जो पेज के आउटसाइड में प्रेजेंस होगी यानी कि बाहर की साइड जो प्रेजेंस होगी उसको बोलते हैं हम वेज लाइन, जो बोल सकते हैं आउटसाइड या बोल सकते हैं अबव द प्लेन। और ये क्या होती है, इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है। और ये कौन सी होती है, जिसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, या हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या था कि एक कार्बन था उसमें किसे हैं, अगर हमारे पास है इथेन हो, अगर इथेन को भी हमें क्या करना है 3D में शो करना है या इसका 3D अरेंजमेंट करना है, तो ये क्या है इसके बीच में, यानी कि एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक साइड है 3 हाइड्रोजन और इस साइड भी क्या है 3 हाइड्रोजन। लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन होंगे, ये वाला और ये वाला जो सॉलिड लाइन से अटैच है, ये होंगे हमारे कौन से इन द प्लेन। और ये जो हाइड्रोजन होंगे जो डैश लाइन से शो है, एक ये वाला एंड ये वाला, ये कौन से होंगे इनर साइड द प्लेन के, जो पेज के इनर साइड प्रेजेंस होंगे। और जो ये वेज लाइन वाले हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन एंड एक ये वाला हाइड्रोजन, ये कौन से होंगे जो अबव साइड द प्लेन होंगे, यानी कि जो पेज के अबव साइड जो बाहर की साइड प्रेजेंस होंगे, ये वो हाइड्रोजन होंगे। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। सॉलिड लाइन, गैस लाइन एंड वेज लाइन। सॉलिड लाइन कौन सी होगी, जो इन द प्लेन होगी। गैस लाइन कौन सी होगी, जो बिलो द प्लेन या इनर साइड द प्लेन होगी, यानी कि पेज के अंदर की साइड जो शो होती है। और जो यानी कि जो पेज के इनर साइड जो मॉलिक्यूल शो होगा या आइटम शो होगा उसको हम गैस लाइन से शो करेंगे। और जो अबव साइड होगा यानी कि जो बाहर की साइड प्रेजेंस होगा उसको हम वेज लाइन से शो करते हैं। तो ये कौन सी होती है हमारी फ्लाइंग वेज। दूसरा प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं तो वो है हमारा क्या, न्यूमन प्रोजेक्शन। इसको हम इस टाइप से शो करते हैं। ये क्या होता है, 3D मोलिकुलर विजुअलाइजेशन टूल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर किसी भी न्यूमन प्रोजेक्शन को हमें शो करना है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोलिक्यूल में मिनिमम 2 कार्बन आइटम होने चाहिए। उसको हम शो करते हैं फ्रंट टू बैक। सपोज कि हमने कोई एक एग्जांपल लिया किसका, इथेन का, जिसमें 2 कार्बन आइटम होते हैं एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। इस कार्बन को मानते हैं हम फ्रंट कार्बन आइटम और इस वाले को मानते हैं हम बैक कार्बन आइटम। फ्रंट वाले से 3 हाइड्रोजन अटैच है और बैक वाले से भी 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच है। सपोज कि ये क्या है, हमारे पास एक कार्बन इस साइड अटैच है जो इसकी नोब है, और जहाँ इसकी कैब है एक कार्बन यहाँ अटैच है। इस पर भी 3 हाइड्रोजन है और इस पर भी 3 हाइड्रोजन है। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करने उठाएं और इसको हम ऐसे शो कर दें तो हमें केवल क्या है, जो फ्रंट वाला कार्बन है केवल वही दिखाई देगा, यानी कि जो उसकी नोब होगी वही दिखाई देती है। तो हम ये मानते हैं इसका जो फ्रंट वाला कार्बन होगा उसको हम इस टाइप से शो करते हैं आगे की साइड। ये होता है हमारा फ्रंट वाला कार्बन। और जो हम जब इस टाइप से शो करते हैं तो हमें जो बैक वाला कार्बन है जिस पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच, वो हमें नहीं दिखाई देता, केवल फ्रंट वाला कार्बन एटम ही दिखाई देता है। तो उस केस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो बल्क वाला ये वो होता है, राउंड जो होता है, सर्कल जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं बैक वाला कार्बन आइटम, यानी कि बैक कार्बन हाइड्रोजन कार्बन एटम। और ये कौन सा होगा, फ्रंट वाला। फ्रंट वाले से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो फ्रंट वाले से एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है।
बैक वाले कार्बन को शो करते हैं हम इस वाले गोले से, यानी कि ठीक है, ये होगा हमारा बैक कार्बन आइटम। इससे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच हो, तो इसके 3 हाइड्रोजन कौन से होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला। अगर हम फ्रंट वाले हाइड्रोजन को एंड बैक वाले हाइड्रोजन को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि उनके बीच का जो बॉन्ड होगा, फ्रंट वाले हाइड्रोजन आइटम का एंड बैक वाले हाइड्रोजन आइटम का, उनके बीच का बॉन्ड अगर कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो उस केस में यानी कि उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और ये क्या होता है कि स्टेबल फॉर्म होती है न्यूमन प्रोजेक्शन की, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है। लेकिन अगर हम क्या करें कि बैक वाले हाइड्रोजन को एंड फ्रंट वाले हाइड्रोजन को इस टाइप से रोटेट कर दें कि उनके बीच का जो बॉन्ड आएगा वो कैसा आएगा, 0 डिग्री आएगा, तो उस केस में जो न्यूमन प्रोजेक्शन हमें मिलेगा वो मिलता है क्या, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और ये कैसा होता है, अनस्टेबल फॉर्म होती है न्यूमन प्रोजेक्शन की, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी होती है, हाई एनर्जी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बैक वाले हाइड्रोजन होंगे एंड जो फ्रंट वाले हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के सेम जोन में होंगे, तो उस वजह से क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। उस केस में क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। एंड वी नो दैट कि जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो उसमें दो फॉर्म होती हैं, स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म। उसके अलावा कि जो इनके बीच का जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो हमको शो नहीं होता है, क्योंकि हम न्यूमन पोजीशन शो करते हैं तो वो इस टाइप से होती है, ठीक है। इस टाइप में केवल हमें फ्रंट का जो कार्बन है वही दिखाई देता है, उसको बैक वाला नहीं दिखाई देता। लेकिन जो बीच का जो इनका बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होगा सपोज, वो हमको नहीं दिखाई देता, तो उसको हम यहाँ पे शो नहीं करते, केवल फ्रंट वाले कार्बन को एंड बैक वाले कार्बन को शो करते हैं। और ये फ्रंट वाले के जो एटम अटैच होंगे वो ये वाले होंगे जो इससे डायरेक्ट अटैच होंगे, और बैक को हम क्या करते हैं, स्टेप से शो करते हैं, जो इसके एटम यहाँ पे अटैच होंगे। तो हम तो इन सभी के बीच का जो अरेंजमेंट का जो बॉन्ड होंगे, सब में क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, इसके बीच में भी, यहाँ पे भी। इन दोनों हाइड्रोजन यानी कि इन सब के बीच में फ्रंट वाले हाइड्रोजन एंड जो बैक वाला जो हाइड्रोजन आइटम होगा, अगर उन सब के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैगर्ड। अगर इनके बीच में, सबके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, तो उसको बोलते हैं हम इक्लिप्स फॉर्म। ये फॉर्म होती है स्टेबल, और ये फॉर्म कौन सी होती है, अनस्टेबल। तो ये एग्जांपल लिया था हमने क्या, इथेन का, जिसमें मिनिमम 2 कार्बन आइटम प्रेजेंस होने चाहिए किसी भी न्यूमन प्रोजेक्शन को शो करने के लिए। अगला एग्जांपल हमारा कौन सा है, ब्यूटेन। अगर हमें ब्यूटेन की न्यूमन प्रोजेक्शन शो करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमें क्या लेना है कि हमें 2 कार्बन आइटम ऐसे लेने हैं जो एक दूसरे से अटैच हो। तो हमने इसको माना है कौन सा, फ्रंट वाला कार्बन आइटम, और इसको माना कौन सा, बैक वाला। इस पर 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एंड सेम ऐसी इधर साइड पे 2 हाइड्रोजन आइटम और एक मिथाइल अटैच है। इसको हमें कैसे शो करना है, ये होगा फ्रंट वाला कार्बन यानी कि एक कार्बन, ये होगा, और बैक वाले को करते हैं हम इससे शो, ये जो गोला होता है, ठीक है। तो फ्रंट वाले के जो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे वो ये है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसके पास जो मिथाइल था फ्रंट वाले के पास, वो मिथाइल ये रहा। अगर हम ऐसी बात करें जो बैक वाला कार्बन आइटम होता, तो ये बैक वाला कार्बन, ये जो गोल है, बड़ा वाला सर्कल जो है वो ये है। इस पर 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच थे, तो एक आइटम ये हो गया एंड एक लास्ट यहाँ पे ये हो गया। इस पर भी एक मिथाइल अटैच है, और ये मिथाइल कहाँ पे है, इससे यहाँ पर अटैच है। इन सभी के बीच में कैसा एंगल है, 60 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब बोलते हैं कि हम इसको एंटी पेरिप्लेनर कब बोलते हैं, जब भी कभी दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल शो करते हैं, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, या बोल सकते हैं एंटी पेरिप्लेनर। क्योंकि इसमें क्या है कि जो फ्रंट वाला मिथाइल होगा और जो बैक वाला मिथाइल होगा, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 180 का। और जब इनके बीच में 180 का एंगल होगा, यानी कि ये एक दूसरे के कैसे हो, एंटी फॉर्म में है, एक अबव एक क्या है बिलो। ये कौन सा है, फ्रंट वाला मिथाइल ग्रुप, और ये कौन सा है, बैक वाला मिथाइल ग्रुप। यानी कि फ्रंट वाला ये वाला है, एक बैक वाला ये वाला। और जब इनके बीच में 180 का बॉन्ड एंगल होगा, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एंटी पेरिप्लेनर। और ये कैसी है कि स्टेबल फॉर्म होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी वो कौन सी होती है, एंटी पेरिप्लेनर। अगर हम इसमें क्या करें कि जो बैक वाला जो कार्बन आइटम था, अगर हम उसको रोटेट कर दें, और वो रोटेट कैसे करें कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा सब में, वो कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। तो उस फॉर्म को हम कैसे बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। क्योंकि इन सब के बीच में फ्रंट वाला मिथाइल एंड बैक वाला मिथाइल, फ्रंट वाला हाइड्रोजन और बैक वाला हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। तो उस फॉर्म को बोलते हैं कि हम इक्लिप्स फॉर्म।
लेकिन अगर इसी के साथ हम जो बैक वाला जो हमारा जो कार्बन आइटम था उसको हम इस टाइप से रोटेट करते हैं कि फ्रंट वाले मिथाइल एंड बैक वाले मिथाइल के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कैसा हो, 60 डिग्री का हो, क्योंकि ये कौन सा है, फ्रंट वाला मिथाइल ग्रुप, और ये कौन सा है, बैक वाला। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कौन सा, वो होगा 60 डिग्री। तो उस केस में जब भी कभी मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पे प्रेजेंस होंगे, तो उस टाइम जो हमें न्यूमन प्रोजेक्शन की जो फॉर्म मिलती है उसको बोलते हैं हम गोज फॉर्म। ठीक है ना। एक कौन से, जब ये एक दूसरे के एंटी फॉर्म में होंगे यानी कि 180 डिग्री में होंगे उसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। जब ये कैसे होंगे, 0 डिग्री पे होंगे तो उसको हम इक्लिप्स फॉर्म बॉन्ड बोलते हैं। अब दोनों दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे होंगे, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पे होंगे तो उसको हम बोलते हैं गोज फॉर्म। ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को न्यूमन प्रोजेक्शन में शो कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना, हमें 2 कार्बन ऐसे लेने हैं, जो एक हो फ्रंट वाला कार्बन, एक कौन सा हो, बैक वाला कार्बन। और उसके जो 3 एटम अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन, एक मिथाइल, और मिथाइल में कुछ भी हो सकता है, और दोनों हाइड्रोजन के जगह कुछ भी हो सकता है, हम उसको इस टाइप से शो कर सकते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म एंड गॉस फॉर्म। आगे हम बात करते हैं सोहस सोहस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सेम वही है कि अगर हमें इसको सोहस प्रोजेक्शन शो करना हो तो इसके लिए भी हमें मिनिमम 2 कार्बन आइटम की नीड होती है। तो इसमें ये होगा फ्रंट वाला और ये कौन सा होगा, बैक वाला। इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसकी जो बॉन्ड है इसको अगर हम हल्का सा टेल कर दें, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, डायगोनल लाइन। तो इसके थ्रू यानी कि जो फ्रंट वाले जो ये वाला कार्बन होगा, इसके 3 हाइड्रोजन कैसे होंगे, इसके जो 2 हाइड्रोजन है वो कौन से हैं, अबव साइड, और एक हाइड्रोजन कैसा है, बिलो साइड। साथ के साथ जो जो बैक वाला कार्बन जो है ये वाला, अगर इसके एक हाइड्रोजन को हम अबव साइड शो करते हैं और 2 हाइड्रोजन को बिलो साइड शो करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसका एक हाइड्रोजन अबव साइड है, एक कहाँ पे, इसका ये वाला बिलो साइड। इसके 2 हाइड्रोजन अबव साइड, इसके 2 हाइड्रोजन बिलो साइड। तो इस केस में जो हमें फॉर्म मिलती है उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, यानी कि इसमें कैसे होंगे, सब ये कैसे होंगे, एक दूसरे के 60 डिग्री पे ही एंगल होंगे। साथ ही साथ अगर हम क्या करें, अब एक जो हमारे पास जो कार्बन आइटम होगा, अगर हम उसको हल्का सा रोटेट कर दें, अगर रोटेट ऐसे करें कि इसके हाइड्रोजन भी सेम इसकी जोन में आ जाएं, इस वाले हाइड्रोजन की जोन में। क्योंकि देखो इसमें एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, बिलो साइड, इसका हाइड्रोजन भी कहाँ पे है, बिलो साइड, यानी कि इसके सेम जोन में है। सेम ऐसे क्या है, जो फ्रंट वाला कार्बन आइटम है उसके जो हाइड्रोजन आइटम है वो कहाँ है, अबव साइड, और बैक वाले के भी जो हाइड्रोजन वो कहाँ है, अबव साइड। और यानी कि ये चार के चार जो आइटम हैं ये कहाँ है, सेम जोन में, और ये वाला इसके जोन में। और जब भी कभी इस टाइप की जो हमें फॉर्म मिलेगी उसको बोलते हैं कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है। अगर ये कैसे होंगे, सब एंटी फॉर्म में होंगे तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। अगर सेम फॉर्म में होंगे यानी कि सेम जोन में होंगे तो उसको बोलते हैं कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन। स्टेगल फर्म जो वो होती है कन्फर्मेशन, वो स्टेबल फॉर्म होती है, इक्लिप्स कैसी होती है, अनस्टेबल। अब बात करते हैं हम किसकी, फिजर प्लेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड की यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिशर प्लेन प्रोजेक्शन शो करना हो तो उस एटम के अंदर यानी कि उस मोलिक्यूल के अंदर मिनिमम 3 हाइड्रोजन आइटम, वो 3 कार्बन आइटम प्रेजेंस होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, एक साइड क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एक साइड कौन सा है, एल्कोहल ग्रुप है, और बीच में क्या है यहाँ पे CHOH। तो अगर इसको हमें फिशर प्रोजेक्शन में शो करना हो तो हम ये जो कहते हैं ये कहाँ से कि 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, और इसकी ये 3 पोजीशन। तो फ्रंट पे हमने क्या किया, इस टाइप से एक फिशर प्रोजेक्शन बनाई। ठीक है। तो यहाँ पे 1 पोजीशन आएगी, यहाँ 2 पोजीशन, और यहाँ पे 3 पोजीशन। तो इसी टाइप से 1 पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड, 2 पोजीशन पे जो बीच का जो कार्बन है वो कहाँ पे है, ये जो कार्बन होगा जो यहाँ पे सोने किया। ठीक है। तो ये कार्बन हो गए, इससे एक हाइड्रोजन आइटम अटैच है वो हमने इस साइड अटैच कर दिया, एक OH है वो इस साइड अटैच कर दिया। चाहे इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हमने इस साइड में दिखा के इस साइड दिखा दिया, OH को हम क्या कर दिया, इसको हमने सेम रोटेट कर दिया अलग पोजीशन पे, और जो CH2OH तो उसको हमने दिखा दिया इस पोजीशन पे। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस टाइप से शो करते हैं, चाहे वो इस टाइप से शो की जाए या इस टाइप से शो की जाए, तो उसको बोलते हैं हम फिशर प्लेन प्रोजेक्शन। और ये क्या होती है, 2D स्ट्रक्चर होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जैसे हम बात करें अगर
टार्टरिक एसिड की, जिसमें हमने तो बात की थी कि एक फॉर्म डी फॉर्म होती है, एक फॉर्म एल फॉर्म होती है, एक फॉर्म मीजो फॉर्म होती है। तो ये भी क्या होती है, फिशर प्रोजेक्शन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ये कैसे होते हैं, 2D स्ट्रक्चर होती हैं। तो जब भी कभी आपको इस टाइप से कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ दिखाई दे, बना हुआ दिखाई दे, तो आप ये समझ जाना कि ये क्या है, उनकी सबकी फिशर प्रोजेक्शन जो होती हैं, जो 2D फेस में होती हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन। हम इसकी हेल्प से कि इस अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यूमन प्रोजेक्शन की एनर्जी डायग्राम शो करना होने कि कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी और कौन सी फॉर्म अनस्टेबल होगी, तो अगर इसको हम शो करना हो तो हम इसको किस तरह शो कर सकते हैं, कि हम कैसे बताएंगे कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी और कौन सी फॉर्म कम स्टेबल होगी। तो आपको ये याद रखना कि जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कम होगी, और अगर एनर्जी लो होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है क्या, ब्यूटेन का। तो यानी कि ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट वाला कार्बन, और ये कौन सा है, बैक वाला कार्बन। अगर हम फ्रंट वाले मिथाइल को एंड बैक वाले मिथाइल को इस टाइप से रोटेट करते हैं कि दोनों कैसे होंगे, एक ही जोन में होंगे, यानी कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। तो उस केस में इस फॉर्म की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, इनके साइज में कैसे आते हो, साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो जब ये दोनों एक ही जोन में होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो उस केस में क्या होगा, इसकी एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा कम होगी। और ये किस केस में होगा, जब दोनों मिथाइल के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। अब क्या करेंगे हम अगले फॉर्म में, कि अगर हम बैक वाले कार्बन को हल्का सा रोटेट करते हैं, ठीक है ना, हमने रोटेट किया कितना, 60 डिग्री। तो हमें क्या मिला कि जो फ्रंट वाला मिथाइल था और जो बैक वाला मिथाइल था, इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। और हमें पता है कि जब फ्रंट वाले मिथाइल एंड बैक वाले मिथाइल के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है तो उसको बोलते हैं हम गोस फॉर्म। लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है वो इक्लिप्स फॉर्म से क्या होती है, कम होती है। तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी देन इक्लिप्स फॉर्म से, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है और इसकी एनर्जी कैसी है, लो है। उसी के साथ अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अगेन रोटेट किया, कौन से वाले मिथाइल को, यानी कि जो बैक साइड वाला मिथाइल है उसको हमने अगेन रोटेट किया। कितना रोटेट किया, 120। पहले कितना था, 0 डिग्री, उसके बाद हमने किया 60, उसके बाद अगेन क्या, तो ये कहाँ पाएगा, अगली पोजीशन कहाँ पाएगी इसकी, यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे ये मिथाइल एंड ये मिथाइल एक दूसरे के साथ 120 बॉन्ड एंगल पे होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना कि इस मिथाइल एंड इस मिथाइल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120। लेकिन इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा होगा, 0 डिग्री का होगा। तो जब भी दो मिथाइल ग्रुप इस टाइप से 120 एंगल पे प्रेजेंस होते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होगी वो इस वाली फॉर्म से क्या होगी, थोड़ी कम होगी, क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल क्या हैं, सेम जोन में, जबकि इसमें दो मिथाइल कैसे हैं, अलग अलग जोन में, यानी कि 120 डिग्री एंगल पे हैं, और यहाँ पे कैसे थे, ये 0 डिग्री एंगल पे थे। तो इसी वजह से इसकी जो एनर्जी होगी वो इससे कम होगी, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई, इसकी एनर्जी लो, किसकी, गोज फॉर्म की। इसको हमने अगेन रोटेट किया मिथाइल को, तो ये कौन सा हो गया, 120 एंगल पे। तो इसकी एनर्जी कैसे होगी, थोड़ी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन एटम के मिथाइल के बीच में भी। तो इसी वजह से इसकी एनर्जी अगेन हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हमने क्या किया कि जो बैक वाला मिथाइल तो हमने उसको अगेन रोटेट किया, तो जब अगेन करेंगे 60 डिग्री तो वो पहुंचेगा कितने पे, 180 पे। तो जब हमने इसको 180 पे रोटेट किया तो जो फ्रंट वाला मिथाइल था एंड जो बैक वाला मिथाइल था वो कैसे होंगे, एक दूसरे के एंटी फॉर्म में होंगे। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड एंटी पेरिप्लेनर। और हमें पता है कि जब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के एंटी फॉर्म में होंगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में होते हैं, एक अबव फॉर्म में है, एक बिलो फॉर्म में है, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, नील होगा, यानी कि इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। और जब कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा तो उनके बीच की जो एनर्जी कैसी होगी, नील होगी, और उस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा क्या है, कम होती है, जब ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऐसे होते हैं एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको, इस वाले मिथाइल को, जो बैक साइड वाला मिथाइल था, इसको हमने अगेन रोटेट किया।
तो जब अगेन करेंगे तो वो कौन से एंगल पर जाएगा, 240 पे। जब ये 240 पे जाएगा तो ये सब सेम इसी फॉर्म में होगा। ये यहाँ पे इस साइड में था, अब कहाँ पे आ गया ये, इस साइड में। यहाँ पे एंगल था 120 और यहाँ पे है 240। तो इस फॉर्म को भी क्या बोलते हैं हम, इक्लिप्स फॉर्म ही बोलते हैं। और इन दोनों की जो एनर्जी होती है वो सेम ही होती है, बस क्या है एंगल का डिफरेंट है। यहाँ पे 120 एंगल का है इन दोनों मिथाइल के बीच में, और यहाँ पे कितना एंगल है, यानी कि यहाँ से हमने इसको रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ, ये वाला एंगल, वो कौन सा है, 250। लेकिन इन दोनों की जो एनर्जी होती है, क्योंकि ये दोनों कौन से इक्लिप्स फॉर्म ही होती हैं, तो इनकी एनर्जी भी कैसी होगी, सेम होगी। अगर हमने इसको अगेन रोटेट किया तो अगेन में हम क्या करेंगे, 240 को कितने पे गया, 300 पे। तो कैसे होंगे ये, अगेन गोस फॉर्म में बोल देंगे, यानी कि ये भी गोस फॉर्म है एंड ये भी क्या है, गोस फॉर्म है। लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो कौन सा है, 60 डिग्री। और इसके बीच का जो एंगल है, यानी कि एंगल में यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से किया 60, अगेन 120, 180, 240, और यहाँ पे कितना हो गया, 300। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका एंगल होगा वो कौन सा है, 3 डिग्री, वो 300 डिग्री। तो इस फॉर्म को भी हम क्या बोलते हैं, गोस फॉर्म। ये भी गोस फॉर्म होगी एंड ये भी क्या होगी, गोस फॉर्म। और इनकी जो एनर्जी है, इसकी एंड इसकी कैसी है, सेम एनर्जी होगी। तो इस वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो भी कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि जो एंटी फॉर्म है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब क्या किया, इसको जो बैक साइड वाला मिथाइल था उसको हमने अगेन रोटेट किया। जब अगेन रोटेट करेंगे तो कितना एंगल आएगा, 360। तो उस केस में क्या होंगे, ये दोनों मिथाइल कैसे होंगे, एक दूसरे के वो 360 डिग्री एंगल पे होंगे, यानी कि जब हम इसको इस टाइप से रोटेट किया था, तो जब ये 360 डिग्री एंगल पे रोटेट होगा तो ये दोनों अगेन कैसे होंगे, एक दूसरे के सेम जोन में होंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं फुली इक्लिप्स। फुली इक्लिप्स कब बोलते हैं, जब दो मिथाइल यानी कि दो बल्कि ग्रुप सेम जोन में होते हैं। अब जब ये सेम जोन में होंगे तो ये जो फॉर्म होगी, ये वाली एंड ये वाली दोनों क्या है, सेम फॉर्म है, तो इनकी एनर्जी भी कैसी होगी, सेम होगी। तो ये है कि अगर हम किसी भी एक वाले मिथाइल को रोटेट करते हैं तो पहले 0 डिग्री पे होगा, फिर 60, फिर 120, फिर 180, 240, 300 एंड 360। तो उस केस में हमें 3 टाइप की फॉर्म मिलती हैं। एक होती है फुली इक्लिप्स, दो फॉर्म होती हैं, गोस फॉर्म, और ये कौन से इक्लिप्स फॉर्म होती हैं, और एक होगी हमारे पास स्टैगर, यानी कि एंटी पेरिप्लेनर। अगर हम इन सब की फॉर्म की बात करें कि इनमें कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी ज़्यादा, कौन सी अनस्टेबल होगी, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो स्टैगर्ड फॉर्म जो हमें मिलती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी इसमें, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी फॉर्म में। उसके बाद फॉर्म होती है गोस फॉर्म, जो थोड़ी कम स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें जो मिथाइल होते हैं फ्रंट एंड बैक वाला, उसके बीच में 60 डिग्री एंड एक ये वाला उसमें 300 डिग्री का क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम जोन में नहीं होते लेकिन एक दूसरे साइड बाय साइड होते हैं। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। इक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा कि इनके बीच का जो एंगल होगा, इक्लिप्स फॉर्म में एक ये वाली है एंड एक ये है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, एक में एंगल कितना है, 120, और एक में कितना एंगल है, 240। लेकिन इनका सेम एनर्जी होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी होगी उनसे भी ज़्यादा कम होगी। और सबसे लो स्टेबिलिटी किसकी होगी, फुली इक्लिप्स की, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, दोनों मिथाइल जो होते हैं फ्रंट वाला एंड बैक वाला, वो दोनों सेम जोन में होते हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। तो स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन उसके बाद गोज, उसके बाद इक्लिप्स एंड फुल इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होता है। तो बहुत सी बार आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है एंड फुल इक्लिप्स सबसे ज़्यादा कम स्टेबल क्यों होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को से शो कर सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी को हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं।